हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड के बारे में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, थर्ड हम बात करेंगे इस सेक्टर के बारे में, फोर्थ हम बात करेंगे जो कि रिस्क एसोसिएटेड है इस कंपनी के साथ, और फिफ्थ हम बात करेंगे इसके बैलेंस शीट के बारे में। फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम देखेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जैसा कि नाम से क्लियर हो जाता है कि एक ग्रीन एनर्जी सर्विस की कंपनी है या एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। इसका काम जो है सर्विस प्रोवाइड करना रहता है। इसका मेन काम जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सर्विस प्रोवाइड करना रहता है। अब ये ऑपरेशन और सर्विस किस चीज़ को, तो ये प्रोवाइड करते हैं विंड मिल को ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम। ये उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उसके ब्लेड, उसका जो हाइट है उसमें कुछ होना, या उससे जो मोटर रहता है WTGS जिसको बोलते हैं, विंड टरबाइन जनरेटर, उसको मेंटेन करना, और उसकी जो पावर सप्लाई है, ट्रांसमिशन लाइन है, वो सबको मेंटेनेंस करने का काम करती है। इस कंपनी का रिसेंटली IPO आ गया है, जहां पर कि ये कंपनी रेस करना चाह रही है 740 करोड़ रुपए, जिसमें कि ये 370 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल कर दी है, जहां पर कि प्रमोटर अपने हिस्से को बेचना चाह रहे हैं, और बचा जो 370 करोड़ रुपीस है उससे अपने कर्जे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं मेजॉरिटी में। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, हम इसके बिजनेस मॉडल को जानने से पहले हम इसके प्रमोटर के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। इसके जो प्रमोटर हैं ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जो कि काम करते हैं विंड मिल को बनाने का। उसके अंदर जो विंड टरबाइन रहता है वो उसको बनाने का काम करते हैं। वो साइट एक्विजिशन का काम करते हैं कि कहाँ आप अपना विंड फार्म लगा सकते हो, क्योंकि हर जगह आप अपने पवन चक्की को कहीं पर भी नहीं लगा सकते। अगर विंड नहीं आएगा तो पवन चक्की घूमेगा नहीं और बिजली नहीं बनेगा, तो ये काम भी करती है वो कंपनी। और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का भी काम करती है विंड मिल से रिलेटेड। और ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए सर्विस भी लगता है। तो जो सर्विस का काम है वो ये कंपनी जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ये उस सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करती है। सेकेंड टॉपिक, अब हम इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले बात किया था कि इसका काम जो है ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने का काम है, और ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम जो है विंड सर्विस को या विंड मिल फार्म को प्रोवाइड करते हैं। और ये जो अपनी सर्विस है उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चार्ज करते हैं। और ये जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस है वो विंड फार्म के जो विंड मिल के स्ट्रक्चर है उसका करते हैं, उससे रिलेटेड जो मोटर्स हैं उसका करते हैं, और उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन है या पावर जहाँ से निकलता है, पावर डिलीवरी मैकेनिज्म, उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये कंट्रोल और मॉनिटर करते रहते हैं रियल टाइम एक एक विंड मिल को। और ये इसका जो मेंटेनेंस का काम करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। पहला है प्रिडिक्टिव मॉडल और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव मॉडल, जिसमें कि प्रिडिक्टिव मॉडल में इन लोग पहले से प्रिडिक्ट करके चलते हैं और सर्विस करने से उनको पता चल जाता है, जिसके कारण कि जो विंड मिल का डाउन टाइम जो है बहुत कम रहता है। और दूसरा रिएक्टिव मॉडल, जिसमें कि इनका जो डाउन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट फॉल्ट आ गया तो उसके पता पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें जो है ज़्यादा समय लगता है। ये जो कंपनी है अपने क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चार्ज करती है, और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है 5 साल से 20 साल तक लेके। इनके जो मेजॉरिटी कस्टमर है 70%, वो है इनकी पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जिसको कि ये प्रोप्राइटरी 2 से 3 साल तक फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद इन लोग अपने प्राइसिंग मॉडल से इनको चार्ज करते हैं। और इनके प्राइसिंग मॉडल में ये 5% एनुअली कंपाउंडेड जो है चार्जेस को बढ़ाते हैं, जिससे कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके।
और ये कंपनी के पास अभी 2750 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको कि उस पर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनकी पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जिनको कि अभी नया पावर कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है 950 मेगावाट का, जो कि इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और इसके जो कस्टमर हैं वो हैं लार्ज प्राइवेट पावर जनरेटर हैं और कुछ रिटेल कंपनीज हैं, जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल, श्री सीमेंट और टोरेंट पावर एक्सेट्रा, और कुछ गवर्नमेंट पीएसयू भी इनका सर्विस जो है लेते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक इस सेक्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है वर्ल्ड में, जिसके कारण कि इसका जो पावर कंजप्शन है वो भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कि OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और उसको जो मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। इंडिया में अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी पावर है वो है 404 गीगावाट का, जिसमें से कि 50% जो है कन्वेंशनल रिसोर्स से आता है, जैसे कि कोल, गैस, नेचुरल रिसोर्स एक्सेट्रा, और जो 40% है वो आता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, जहाँ पर कि विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी आते हैं। सोलर एनर्जी जो है फास्टेस्ट ग्रोथ अचीव किया है, जो कि 1 गीगावाट से आज के डेट में 40 से 50 गीगावाट पे आ गया है। और यहाँ पर क्रिसिल का रिपोर्ट ये बताता है कि यहाँ पर 100 से 110 का एडिशनल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऐड किया जाना है फाइनेंशियल ईयर 23 से 27 के बीच में, जिसके कारण कि विंड एनर्जी सेक्टर में 17 से 20 गीगावाट का एडिशनल कैपेसिटी होने वाला है, जिसके बाद इसकी जो विंड एनर्जी की कैपेसिटी है वो बढ़कर 50 गीगावाट की हो जाएगी, जिसके कारण कि 190 से 210 बिलियन रुपीस का जो अपॉर्चुनिटी है वो ऑपरेशन और मैनेजमेंट कंपनियों को मिलने वाला है, जिसके कारण कि यहाँ इस सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और ये जो सेक्टर है इसको गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करती है, क्योंकि इंडिया भी बहुत सारे कंट्रीज के जैसे कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके कारण कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहती है, ताकि जो आने वाली पावर कंजप्शन है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जिससे कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है कम हो सके। फोर्थ टॉपिक, अब हम रिस्क के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। अगर आप इस कंपनी के कस्टमर सेगमेंट को देखें तो इसमें से 70% जो रिवेन्यू आता है वो एक कंपनी से आता है, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड है। आगे चल के अगर उस कंपनी को थोड़ा भी दिक्कत होता है तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में भी वो अफेक्ट होगा। और ये जो सर्विस है, और इस सर्विस को अगर कोई कॉम्पिटिटर आके कम प्राइस में प्रोवाइड कर दिया तो इनके पास महंगे में क्यों करवाएंगे, क्यों ना उनके पास करवाएं, जिसके कारण कि इनका प्राइसिंग पावर अफेक्ट होगा। और इस कंपनी में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं 236 करोड़ की, जो कि धीरे धीरे कम हो रही हैं। और इनके जो प्रमोटर हैं उनके ऊपर लीगल केस चल रहा है, जो कि एक रिस्क इन्वॉल्व कर देता है इस सेगमेंट में, क्योंकि कई सारी कंपनीज जो कि सीमेंस और कई सारी OEMs प्लेयर हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं और डिलीवर करते हैं इक्विपमेंट को, उन लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो कंपटीशन करके इस सेक्टर में कदम ले आते हैं तो इस कंपनी को बहुत एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण कि इस कंपनी का रिवेन्यू और कई सारी चीज़ें डिक्रीज हो सकती हैं। अब हम फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पर कि हम उसके बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट उसमें देखेंगे हम उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका जो रिवेन्यू है वो उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा है, जो कि 2020 में 165 करोड़ का, 2021 में 172 और 2022 में भी 172 करोड़ का रिवेन्यू, जो कि लगभग स्टैग्नेंट है या बहुत कम ग्रो हो रहा है। लेकिन उसी हिसाब से आप देखें इसका एक्सपेंस जो है 2020 में 170 करोड़ का, 2021 में 200 करोड़ का एक्सपेंस हो गया, 2022 में 195 करोड़ का एक्सपेंस। तो इसके एक्सपेंस जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण कि इसका जो अर्निंग पर शेयर है और इसकी जो कैश फ्लो उसमें दिक्कत आ रहा है। सेकेंड, एसेट एंड लाइबिलिटी, जहाँ पर कि आप देख पा रहे होंगे 2020 में
इसके जो एसेट है वो है 2300 करोड़ का है। फिर ये 2021 में बढ़ के 2700 करोड़ के आसपास हो गया। फिर ये 2022 में 2100 करोड़ के आसपास हो गया, जहाँ पर कि ये उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है। थर्ड हम बात करेंगे इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। बस 2021 में ये कंपनी ने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया था, उसके बाद ये बाकी क्वार्टर्स में इसका जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव आ रहा है। की मैट्रिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि 2022 में 0.22 मिलियन का रिवेन्यू था पर मेगावाट, जो कि 21 और 22 में बढ़ गए हैं, जो कि हो गया 0.63 मिलियन और 0.65 मिलियन, जो कि एक प्रकार का पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता है रिवेन्यू जनरेशन के लिए। और इसका जो कर्जा है यानी कि डेप्थ है वो लगातार कम होते जा रहा है। 2020 में था 1.09, 2021 में ये 0.99 हो गया, और ये 2022 अभी जब लिस्टिंग होने वाला है तब इसका जो डेप्थ है वो 0.67 हो रहा है। ये बता रहे हैं कि कंपनी जो है धीरे धीरे अपने कर्जे को कम करते जा रही है, जो कि एक प्रकार का पॉजिटिव है कंपनी के लिए या हमारे लिए एज अ निवेशक। और इबट्टा मार्जिन जो है वो भी धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर एनुअली इम्प्रूव होते जा रहा है, जिसके कारण कि ओवरऑल ये सिनेरियो बनाता है कि ये कंपनी आगे चल के धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इसे कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, वहाँ पर जाके आप पहले अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और जिसके थ्रू आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।